दोस्तों, आज मैं अपने इस एपिसोड के तहत भारत में बने दो सशक्त गठबंधन, एक तो शासन में है एनडीए और दूसरा शासन के लिए, शासन में स्थापित होने के लिए छटपटाते हुए गठबंधन इंडिया का। आप देख रहे हैं कि एनडीए सत्ता में 9 साल से ज्यादा हो गया है। आप उसकी अच्छाई, उसके कार्य और उसके विशेष रूप से संगठन के रूप में और कार्य करने की जो उसका तरीका है, उसके विषय में भी आप जान रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जो इसको मात देने के लिए पूरे भारत में यात्रा ही नहीं निकाली, पूरे जोर शोर से सभी लोगों के साथ जुड़ करके एक सशक्त गठबंधन के रूप में उभरा हुआ है और इसका स्वागत भी हो रहा है। हमें ये देखना आवश्यक है कि मुख्य रूप से दोनों जो गठबंधन हैं, दोनों जो दल हैं, मुख्य रूप से एनडीए का घटक भारतीय जनता पार्टी और इंडिया का घटक मुख्य कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दोनों के विषय में मुझे बहुत ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इसके तहत दोनों गठबंधनों में हमारे एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज की क्या स्थिति है और मुख्य रूप से राजनीतिक रूप से, सामाजिक, आर्थिक तो आप जान ही रहे हैं। तो राजनीतिक परिस्थितियां क्या है, और मैं आपको बता दूं कि इस चीज को मैं बाबा साहब की नजरिए से ही देखूंगा। बाबा साहब की किताब है, उन्होंने लिखा है, पहली उनकी किताब है, अच्छी किताब है, आप लोग को भी पढ़ना चाहिए। कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, आप देख लें। कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, और ये सीधे सीधे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की किताब है। और यह किताब मैंने बहुत पहले ही पढ़ ली थी। आप जान लें कि इस किताब को मैंने लगभग 88 में ही खरीदा और पढ़ा। इस देश में पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और माइनॉरिटीज के लिए, माइनॉरिटीज में भी अगर कोई ईमानदारी से बात रखने वाला, राजनीतिक भागीदारी के विषय में बात करने वाला, उसकी सामाजिक स्थितियों के विषय में चर्चा करने वाला और यहाँ तक कि महिलाओं पर भी अपनी बात रखने वाला, अगर कोई पहला व्यक्ति हुआ है जो बेहतरीन तरीके से ईमानदारी और प्रूफ के साथ किया हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। और उसके बाद अंतरालों में कोई अगर दूसरा हुआ है तो वह है मान्यवर कांशीराम जी। बाकी जितने भी, जिस भी दल के नेता हैं, जो सुप्रीमो हैं, वो अपने अपने हिसाब के तहत से ही एससी, एसटी, बैकवर्ड और माइनॉरिटीज को एडजस्ट करते रहे बस, और उनका चूंकि वोट उन्हें मिल जाए इसके लिए बात करते रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस ने शासन सत्ता में आने के बाद दलितों और अल्पसंख्यकों को इस ढंग से एडजस्ट किया, बातों से, कुछ कार्यों से, कुछ सुविधाओं से, कि वह उसका वोट बैंक बना रहा है।
यानी यहाँ कांग्रेस में भी ब्राह्मण, दलित और माइनॉरिटी, ये 3 लोग मिलकर के सरकार बनाते रहे। आइए थोड़ा दूसरे एनडीए गठबंधन में आते हैं। एनडीए में क्या है कि एनडीए में भी ब्राह्मण प्रमुख रूप से, उसका सुप्रीमो भी जैसे कांग्रेस में, और उसके निचले स्तर पर भी हर जगह वहां इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानने वाले लोगों को मुख्य रूप से तरजीह दी गई। और इसी के तहत वो आगे बढ़ा, और मात्र जाति आधार पर नहीं, जिसने वहां हम इस पार्टी को कहते हैं ट्रिपल बी की पार्टी, बाभन, बनिया, बाऊ साहब यानी छत्री, ये 3 की मुख्य रूप से पार्टी है। और ये तीनों मुख्य रूप से एससी, एसटी, माइनॉरिटीज और बैकवर्ड के सीधे सीधे विरोधी, बाहर से कम अंदर से ज्यादा। आप हर भागीदारी में आप देख लीजिए कि इनकी जगह क्या है। आपने देखा कि चरण सिंह को कितने दिन तक संसद में चलने दिया गया, वो बैकवर्ड से थे। आप चंद्रभानु गुप्ता को मुख्यमंत्री कितने दिनों तक रहने दिया, आप इसके विषय में उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं। बाकी जहां माइनॉरिटीज या पिछड़े के लोग या दलित के लोग बहुमत में हैं, वहां तो कुछ उनकी चल रही है, चलाई जा रही है, लेकिन अन्य जगह नहीं चलाएगी। और आप देखेंगे कि इसी के तहत सबसे पहले बंगाल में कांग्रेस ने खुद भी बंगाल की सरकार को गिरा दिया। बहुत सारी चीजें हैं, मैं इस पे नहीं जाना चाहता। बाबा साहब एक जगह कहते हैं, वो यह किताब जो है 1988 में छपी है, यह बाबा साहब, और यह किताब जो है मुख्य रूप से आपको देखें तो समता साहित्य प्रकाशन की किताब है, दुगामा लखनऊ की, इस प्रेस से निकली है, और इसके अनुवादक जो रहे हैं जगन्नाथ प्रसाद पुरी साहब रहे हैं। इसके पृष्ठ 146 पर राजनीतिक उदारता 5म अध्याय में बाबा साहब कहते हैं कि अछूतों को उदारता से मारने की कांग्रेस की योजना। मैं कुछ चंद लाइनें पढ़ के सुना देता हूं। बंबई के कवास जी जहांगीर हाल में पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में 30 सितंबर 1932 को एक सभा हुई, जिसमें हिंदुओं ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया। सभा का उद्देश्य था अखिल भारतीय विरोध अस्पृश्यता संघ यानी ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना करना तथा उसकी शाखाएं विभिन्न प्रांतों के केंद्रों में खोलना। दिल्ली में उस लीग का मुख्यालय बनने को था। श्री घनश्याम दास बिड़ला उसके अध्यक्ष और श्री अमृतलाल बी ठक्कर उसके महामंत्री होने वाले थे। ऑल इंडिया एंटी एबिलिटी लीग की स्थापना करना गांधी जी की योजना थी। उस लिंग को प्रोत्साहन गांधी जी से मिला था और उत्पत्ति का स्रोत था पूना पैक्ट। उत्पत्ति काल से ही संघ एक प्रकार से गांधी जी का ही गोद लिया शिशु था। गांधी जी ने पहला काम यह किया कि उसका नाम बदल दिया। एक प्रेस विज्ञप्ति जो 9 दिसंबर 1932 को प्रसारित हुई थी, जिसमें गांधी जी ने जनता से कहा था कि वह संस्था अब से सर्वेंट्स ऑफ द अनटचेबल सोसाइटी से जानी जाए। वह नाम गांधी जी को भी नहीं ठीक जचा, वह दूसरे नाम की तलाश में थे। अंत में उन्होंने उसका नया नामकरण किया हरिजन सेवक संघ, जिसका अर्थ था उन लोगों की संख्या जो अछूतों की सेवा में लगे हों। यह श्री गांधी द्वारा दिया हुआ वह स्वाभाविक नाम था जिसे वह अछूतों के लिए प्रयोग करते थे। नाम में परिवर्तन शिव और वैष्णव के विवाद को नहीं समाप्त कर सका। विष्णु के 100 नामों में से हरि एक नाम है, जबकि हर शिव के 100 नामों में से एक है। हरिजन नाम चुनने में गांधी जी
को किसी एक पंथ का पक्षपाती होने का दोषी ठहराया गया। शैवों का विचार था कि अछूतों को हरिजन कहा जाए, जिसे गांधी जी नहीं माने और उसे नया संस्था का नाम हरिजन रखा गया। श्री बिरला और श्री ठक्कर ने 3 नवंबर 1932 को एक प्रेस विज्ञप्ति में उस संस्था का कार्यक्रम प्रकाशित किया और उस संस्था द्वारा कार्यक्रम को कैसे कार्यान्वित किया जाए प्रसारित करते हुए कहा, संस्था का विश्वास है कि सनातनी हिंदुओं में सूझबूझ के लोग अस्पृश्यता निवारण के उतना अधिक विरुद्ध नहीं हैं जितना कि अंतर्जातीय भोज और अंतर्जातीय विवाह के। चूंकि लिंग की यह इच्छा नहीं है कि उसकी सीमा से बाहर सुधारों को हाथ में लें, यह स्पष्ट करना उचित होगा कि लिंग सवर्ण हिंदुओं में धार्मिक आशंका का निवारण करते हुए अस्पृश्यता के पद चिन्हों को समाप्त करने का कार्य करेगी। उसका मुख्य कार्य रचनात्मक कार्य होगा, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में दलित वर्गों का उत्थान करना, जिससे अस्पृश्यता निवारण का मार्ग प्रशस्त होगा। ऐसे कार्य से कट्टरपंथी सनातनी हिंदू भी विरोध करने के बजाय सहानुभूति दिखाएंगे और मुख्यतया इस संस्था का निर्माण इसीलिए किया गया है। सामाजिक सुधार जैसे कि जाति व्यवस्था का समाप्त करना और अंतरजातीय सहभोज लिंग की परिधि से बाहर रखे गए हैं। आप देख लीजिए कांग्रेस और गांधी जी का क्या मानना था। बहुत सारी बातें इस पुस्तक में, और उसी तरह आज भी इंडिया गठबंधन में दिखाई दे रहा है। आप केंद्र में स्थापित होना चाहते हैं, बेहद बहुत सही बात है कि इस समय राहुल गांधी जी की लोकप्रियता चरम पर है और वह पूरी तरह से सक्षम है एनडीए गठबंधन को मात देने के लिए। अगर किसी तरह का ईवीएम या अन्य तरीके से व्यवस्था सरकार न कर सके तो फिलहाल मेरे कहने का मकसद है कि अभी चुनाव 2024 का में 4-6 महीने का देर है। इसके पहले आप लिटमस टेस्ट हो रहा है विधानसभाओं में और आपने कुछ परिणाम भी देखे हैं, लेकिन जब इंडिया गठबंधन फाइनल हो गया है तो स्वाभाविक है कि इन इंडिया गठबंधन के लोगों को भी हर जगह ठीक ढंग से भागीदारी दी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कांग्रेस नहीं कर रही है। और वह इसलिए नहीं कर रही है, वह प्रयोग करना चाह रही है कि देखें कि वह अकेले में कितना सफल होती है। अगर वो अकेले में सफल होती है तो इंडिया गठबंधन के तमाम घटकों को हो सकता है कि सही ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाए। फिलहाल मैं मानता हूं कि ठीक है कि यह गठबंधन लोकसभा चुनाव को लेकर के हुआ है, लेकिन कम से कम जो परिस्थितियां हैं उसके अनुकूल कांग्रेस को तो चलना ही चाहिए था। लेकिन इस चीज के कांग्रेस के इतिहास में आप देख सकते हैं, बीजेपी के भी इतिहास में देख सकते हैं कि इन एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज को कितना स्थान प्राप्त है और वहीं उनको स्थान दिया गया है जिससे उनका काम चल सके। कांग्रेस ने भी ऐसा किया है, जगजीवन बाबू को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। आप यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उसी तरह आप देखें कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया गया, लेकिन किसी दूसरे एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज को किसी को नहीं बनाया गया। फिलहाल मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर गठबंधन के लोगों को खुश नहीं रख सकेंगे तो लोकसभा में कैसे खुश रखेंगे, यह एक सवाल खड़ा होता है। और आप एनडीए गठबंधन को मात कैसे देने में सफल होंगे, यह भी सोचने का सवाल है। यह कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर कांग्रेस इसमें नहीं सोचती तो सिर्फ ढोल बजाने और लोकप्रियता हासिल करने से ही आप एनडीए गठबंधन को मात देने में सफल नहीं हो पाएंगे। छोड़िए, बाकी प्रदेशों की बात मैं छोड़ रहा हूं। उत्तर प्रदेश में अगर कोई सशक्त पार्टी है जहां कांग्रेस का अस्तित्व कमजोर है, बीजेपी मजबूत है, वहां उसको सिर्फ सपा और बसपा ही मात दे सकती है। इसलिए विधानसभाओं में इन्हें महत्व देना चाहिए। और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में सपा कम मजबूत नहीं है, उसको कम करके आंकना नहीं चाहिए। और बसपा भी मजबूत है, इसको भी कम करके नहीं आंकना चाहिए। लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर पर अंतर है कि बसपा का जनाधार लगभग इस देश के आधे प्रदेशों में है ही, सपा का भले कम हो।
लेकिन सपा का मजबूत आधार उत्तर प्रदेश में है, बसपा का पूरी तरीके से मजबूत है। बसपा के पास 22% मत है और सपा के पास भी लगभग उतना ही मत है। कांग्रेस के पास कितना है, अब इसका 2 चुनाव में आप देख सकते हैं। भाजपा के पास भी है। तो भाजपा के 32% मत को मात देने के लिए आपको तो इन दोनों का सहयोग चाहिए और इसको सोचना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस के जो प्रदेश स्तर के छत्रप हैं वो सब के सब ब्राह्मणवादी हैं और ब्राह्मण हैं। भाजपा में तो है ही, उसको करने की जरूरत नहीं है। वो अपने ढंग से डील कर रहे हैं और ये डील करना ही कांग्रेस के अगले चुनाव के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसमें SC, ST, OBC और बैकवर्ड माइनॉरिटीज को सोचना पड़ेगा। और उसमें मैं इस चीज को अगर छोड़ दूं तो मुख्य रूप से मैं अपने समाज के खटिक समाज से कहना चाहूंगा कि आप कहां हैं। बेशक आप कांग्रेस में ज्यादा रहे, बेशक इस समय बीजेपी में आप ज्यादा हैं, लेकिन आप सोचिए कि आप अपना व्यक्तिगत विकास चाहते हैं या पूरे समाज का विकास चाहते हैं। आप अपना व्यक्तिगत विकास इन रास्तों में रह करके हो सकते हैं इन पार्टियों में। यहां सिर्फ धोखे के सिवा कुछ नहीं। आप जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो बात कही है वो 100% सही है कि आपको बड़े मीठे ढंग से धोखा दिए जाने की कोशिश की जाती है। आप इस धोखे में हैं भी, हो भी सकते हैं और इस चीज को सुधारने की जरूरत है। इसलिए हमारे खटिक समाज को पूरे भारत में एक मंच पर आकर के एक मजबूत संगठन, एक मजबूत सशक्त एकता का परिचय देना चाहिए और इस पर सोचना चाहिए। कांग्रेस को भी सोचना ही पड़ेगा, लेकिन बीजेपी अपने वोट के तहत करती है, कांग्रेस अपना वोट साधने के लिए करती है, अन्य पार्टियां भी करती हैं, लेकिन आपको अपने ढंग से सोचना है क्योंकि आप भी अपना कुछ कर सकें, समाज के लिए कुछ कर सकें और लोगों के लिए भी कर सकें, पूरे देश के लिए कर सकें। इसी के साथ मैं बात अपनी यहीं समाप्त करता हूं और आप सभी लोगों को धन्यवाद।